नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि किशनगंज, कटिहार और भागलपुर सीट पर उम्मीदवार बन चुके हैं। तो वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस की ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। बस इसका अब औपचारिक ऐलान होना बाकी। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, कांग्रेस ने ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल सवा कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है वो हो चुकी है इन 6 सीटों को लेकर, और प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान मुझे लगता है कि आज से कल तक या आज शाम तक या कल सुबह तक औपचारिक ऐलान जो है वो भी हो जाएगा। और मेरी जो जानकारी है या सूत्रों की अगर माने तो उम्मीदवारों का जो नाम है वो तय हो चुका है। अगर हम पटना साहिब की बात करें तो अंशुल कुमार, जो मीरा कुमार हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, मीरा कुमार, उनके बेटे हैं अंशुल कुमार। तो ये तय माना जा रहा है कि पटना साहिब से उम्मीदवार उनको ही बनाया जाएगा। दूसरी सीट अगर हम बात करें यहाँ की समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर से भी ये तय माना जा रहा है कि महेश्वर हजारी के जो बेटे हैं सन्नी हजारी, उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सासाराम से, तो सासाराम से विश्वनाथ राम हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज से अखिलेश सिंह, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके बेटे हैं आकाश कुमार। तो लगभग तय हो चुका है कि महाराजगंज से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। उसी तरीके से अगर बेतिया की बात करें तो मुन्ना तिवारी नेता हैं और विधायक भी हैं कांग्रेस को, तो मुन्ना तिवारी को बेतिया से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो सबको पता है कि कुछ दिन पहले अजय निषाद जो हैं, उनका टिकट कट गया था। वर्तमान में वो एमपी भी हैं मुजफ्फरपुर के, तो वो शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन ये तय हो चुका है, उम्मीदवारों को नाम को लेकर भी जो मैराथन बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। उम्मीदवार तय हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हमने जो नाम आपको 6 बताए हैं, ये लगभग आप तय मानिए कि जो लिस्ट आएगी कांग्रेस की तो उसमें यही 6 नाम रहेंगे। एक और नाम सौरभ जी, अंशुल कुमार का कोई नाम है मीरा कुमार जी की बेटे पुत्र का? नहीं, मैंने शुरू में ही बोला, नहीं, मैंने शुरू में ही बोला कि पटना साहिब से अंशुल कुमार का ही नाम होगा। मीरा कुमार के बेटे हैं वो, अंशुल कुमार का ही नाम होगा। सबसे पहले मैंने पटना साहिब के बारे में ही बताया था, उसके बाद मैंने सासाराम, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज उसके बाद ही बताया है। तो लगभग ये तय माना जा रहा है। प्रेसिडेंट अध्यक्ष के पुत्र आकाश जी का नाम आ रहा है। हाँ, तो वही पता नहीं आप सुने या नहीं सुने, मैंने एक एक करके सब जगह का मैंने बता दिया कि अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं आकाश कुमार महाराजगंज से, वही उम्मीदवार होंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है। चलिए ठीक है, कमल जी से सवाल ले लेते हैं। कमल जी, कांग्रेस जो बाकी 6 सीटें बची है, किन सीटों पर दांव लगाएगी और किस आधार पर लगाएगी? जी सवा जी, अभी सौरभ जी ने विस्तार पूर्वक तो सारा बात रखा ही। जो उनकी जानकारी है वही मेरी भी जानकारी है फिलहाल। उसमें हमारा कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है। जो उन्होंने कहा उनको सही जानकारी है कि उसी तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब आगे देखते हैं घोषणा क्या होती है। चलिए ठीक है, अरुण जी, क्या महागठबंधन सरकार एनडीए के विजय रथ को रोक पाएगी? क्या लगता है आपको?
बिल्कुल सवाल जी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। खास करके बिहार में हम 40 का 40 सीट रोकने में सफल होंगे, 40 सीट हम जीतने में कामयाब होंगे। आपने देखा फर्स्ट चरण के चुनाव में 4 जगह जो बिहार में इलेक्शन हुआ, चारों जगह महागठबंधन की प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हवा निकल चुका है और दूसरे चरण में भी, और पूरे बिहार में जो माहौल है, चूंकि केंद्र सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है और यही अब राज्य सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है, चूंकि 17 साल बिहार में एनडीए की सरकार रही, विगत 10 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही और इन दोनों सरकार ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। जो भी प्रोमिस किए थे, एक भी प्रोमिस पर खरा उतरने का काम नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता ने मत बना लिया है। तेजस्वी यादव जी ने पिछले महागठबंधन के 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने जो बिहार की जनता के लिए किया, बिहार का विश्वास जीतने का काम किया, बिहार की जनता का विश्वास जीतने का काम किया। आपने देखा खास करके हमारे देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, और आपने देखा 46 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी एनडीए की सरकार में सामने आई। तो लोग, नौजवान त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, महिला त्रस्त हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। तो बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है, ये जो जन विरोधी सरकार है इसे हमें हटाना है और जनहित में जो जन सरोकार की बात करता है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, इन सारे सवालों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत दे रही है, इंडिया गठबंधन के साथ। और हमारा बिहार में खास करके इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, खास करके तेजस्वी जी के प्रति बहुत उम्मीद है और बिहार की जनता को लग रहा है कि अब आखिरी उम्मीद तेजस्वी यादव जी ही, जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी जुमला साबित हुआ और तेजस्वी जी की ही गारंटी और 100% जमीन पर उतरता दिखा। मतलब गांव का बच्चा, नौजवान, किसान, हर वर्ग का लोग एक ही बात कहते हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। मुद्दा की राजनीति अगर देश में कोई करता है, प्रदेश में करता है, तो इंडिया गठबंधन करता है। बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं अब संशय की स्थिति नहीं है। और आपने देखा होगा प्रथम चरण का पूरे देश में 102 जगह चुनाव हुआ, 102 में हमको लगता है 1/3 मतलब 1 अंक में अब सीट आ जाए काफी है। 40 सीट उनकी है भारतीय जनता पार्टी, तमाम सीट हारने के कगार पर है, हार रही है। सारे विश्लेषण को आप देखेंगे, देश के जाने माने जो विश्लेषक है, तमाम विश्लेषक यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है, एनडीए पर लोगों का अब भरोसा नहीं रहा, केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश और गुस्सा है, उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और बिहार में तो मिल ही रहा है, क्योंकि तेजस्वी में है, यहाँ तेजस्वी लहर चल रही है। चलिए ठीक है सुमित जी, आपको नहीं लगता कि गठबंधन बहुत फूक कर कदम रखती है एनडीए को साथ देने के लिए? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पूरे देश में आज अगर किसी की लहर है तो वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लहर है। और 2014 के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कार्य किया, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए कार्य किया गया, जिस प्रकार से किसानों के लिए कार्य किया गया, जिस प्रकार से मजदूर वर्ग के लिए कार्य किया गया, तो अभी तो 2019 के चुनाव में आपने देखा, पूरे देश में देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पूरे देश में स्वीकारा गया, किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा गया। लेकिन यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं, जिस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे हैं और जिन एजेंसियों का नाम बता रहे हैं, इनको तो सबसे पहले किसी एजेंसी का नाम पता नहीं है। और सबसे बड़ा विश्लेषक कौन है भैया? तो सबसे बड़ा विश्लेषक वो जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं, वो तेजस्वी लहर की बात करते हैं। एक माँ को गाली दी जाती है एक मंच के नीचे से
और एक पूर्व में डिप्टी सीएम रहा हुआ व्यक्ति जो है वहां बैठ करके वो सुन रहा था, वो किस प्रकार से सुन रहा था ये भी तो जवाब देना पड़ेगा। क्या गाली किसी एक दलित माँ को जब गाली दी जा रही थी तो वहां पे खड़े होकर के मौन समर्थन ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे ये भी तो बताना पड़ेगा। अब तो बिहार की जनता ये भी तो इस बात को तय पार्टी को बताना चाहिए। अरुण जी इस तरीके का डिबेट कीजिएगा ना अरुण जी तो नहीं चलेगा। अरुण जी इस तरीके का डिबेट नहीं चलेगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा अरुण जी। अरुण जी परेशान हो जाइएगा अरुण जी डिस्टर्ब हो जाइएगा। इस तरीके का डिबेट कीजिएगा तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बलात्कारियों को टिकट किसने दिया? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को टिकट किसने दिया? सबसे ज्यादा गुंडों को टिकट किसने दिया? आरजेडी सब बिहार की सबसे बड़ी गुंडा पार्टी है, इस बात को मैं बोलता हूँ। अरे अरुण जी परेशान हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा अरुण जी। सबसे ज्यादा बलात्कारियों को टिकट दिया है आपने, सबसे ज्यादा गुंडों को टिकट दिया है आपने, सबसे ज्यादा हत्यारों को टिकट दिया है आपने। और तेजस्वी जी क्या है? बलात्कारियों को टिकट देने वाला अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा पार्टी है तो अरुण यादव की पार्टी जो है वो है। ये जवाब देना पड़ेगा। एक दलित माँ को गाली दी जा रही थी और इनके नेता वहां खड़े होकर के सुन रहे थे। एक दलित माँ को गाली दी जा रही थी, एक दलित माँ को अपमानित किया जा रहा था, तो कौन बैठ करके सुन रहा था? अरुण यादव जी। अरे शर्म आनी चाहिए अरुण यादव जी आपको। अरे कैसे कैसे प्रवक्ता को पकड़ के ले आते? अरे सर्कस से पकड़, सर्कस से पकड़ के लाते हैं, सर्कस से पकड़ के लाते हैं ऐसे लोगों को। गुंडा पार्टी के जो नेता है वो किस प्रकार की बातें करेंगे कभी भी? अरे प्लीज का क्या मतलब होता है? पूरी बात बोलने नहीं देंगे, बीच में डिस्टर्ब करेंगे। अरे बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आप लोग दोनों शांत हो जाइए। सुमित जी शांत हो जाइए। अरुण जी शांत हो जाइए। अरे सौरभ जी इनकी यही आदत है, यही चरित्र है इनकी पार्टी का, यही चरित्र है। इसी प्रकार का चाल चरित्र के कारण तो बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया, उठा करके फेंक दिया गद्दी पर से। अभी भी राजकुमार के तलवे चाटते चाटते अभी तक अरे जुबान टूट जाएगी राजकुमारों के तलवे चाटते चाटते। जुबान टूट जाएगी अरुण जी राजकुमारों के तलवे चाटते चाटते। सुमित जी शांत हो जाइए। सौरभ जी बोलने तो दीजिएगा ना, सौरभ जी बोलने तो दीजिएगा ना। इनकी बारी में मैं बोलने नहीं गया था, इनकी बारी में मैं बोलने नहीं गया था। या तो आप डिबेट करा लीजिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट करा लीजिए, नहीं तो ऐसे लोगों को हटाइए वरना मुझे मत बुलाइए। सुमित जी शांत हो जाए। सुमित जी अरे या तो ऐसे लोगों को हटाइए नहीं तो फिर मुझे मत बुलाइए, क्योंकि गुंडा पार्टी के लोगों के साथ तो बात नहीं करनी है ना। सुमित जी शांत हो जाए। अरे बलात्कार करने वाले आपके नेता, आपके नेता। सुमित जी ऐसे मत कीजिए, शांत हो जाइए। ठीक है, बोला जा रहा है। सौरभ जी इस प्रकार के गुंडा पार्टी के लोगों के साथ बात नहीं करनी है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए। सौरभ जी बोल लिया ना, सुमित सौरभ जी कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए। बीच में बोलने वाले जो लोग हैं ना, बीच में। अरुण जी सौरभ जी चलिए ठीक है, हम लोग मतलब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ठीक है, बीच में हल्का कोई बोल देता है, बट इतना ज्यादा उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए सुमित जी को। सुमित जी ठीक है। चलिए, मेरा जो सवाल है वो कमल जी से है। कमल जी, आपको ये नहीं लग रहा कि कांग्रेस काफी देर कर रही है उम्मीदवारों का नाम तय करने में, लिस्ट जारी करने में? कारण अब लोग जो है ना, वो मुझे लगता है कि पहला चरण तो खत्म ही हो चुका है। अब ये आप बताइए कि जो उम्मीदवार आएंगे मैदान में उनको कितना समय मिलेगा, चुनाव प्रचार के लिए? और इससे नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगी, इंडिया गठबंधन को होगी। बिल्कुल सौरभ जी, अभी जैसे चौथे चरण का चुनाव जो है 13 मई को है, वो समस्तीपुर में होना है। उसमें हमारे समस्तीपुर से सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का है, फिर 5वें चरण में एक है, 6ठे चरण में 2 और 7वें चरण में 2 हमारे कैंडिडेट हैं कंस्टेंटली। लेकिन अगर समस्तीपुर के बारे में ही अगर हम एक उदाहरण माने तो आपको नहीं लगता कि जो उम्मीदवार आएंगे उनको काफी कम समय मिलेगा प्रचार के लिए? और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं एनडीए की, वो करीब 15-20 दिन से चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो इसका माइलेज तो उनको मिल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। कल हमारी सीईसी की बैठक हुई और बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हुआ। आज संभवतः शाम तक हम लोग इसकी घोषणा करने वाले। किसी की आवाज, अरुण जी के यहाँ से आवाज आ रही है। नहीं, मैं तो सेफ हूँ। अच्छा ठीक है। जहाँ से भी आवाज आ रही थी बंद हो गया है,
अब हाँ कमल जी बोलिए, अपनी बात को जारी रखिए। कल सीईसी की बैठक हमारी हुई, आज शाम तक या फिर कल तक घोषणा इसकी हो जाएगी। हो सकता है कि हम लोग पूरी सीट की घोषणा इस बार कर दें। नहीं, वो सवाल मेरा नहीं है। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको लगता है जैसे समस्तीपुर की सीट अगर लें, ठीक है, आज उम्मीदवार की जो घोषणा है उनके नाम की हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी कम समय मिलेगा और इससे नुकसान होता है? काफी कम समय में अगर आप उतना जगह नहीं जा पाएंगे, 15-20 दिन पहले से आपके सामने जो प्रत्याशी है वो मैदान में है, वो घूम रहा है, वो तो 1-2 बार कहें तो पूरा लोकसभा भ्रमण भी हो गया होगा जो दूसरा उम्मीदवार है उसका। बिल्कुल सौरभ जी, इससे नुकसान की पूरी संभावना है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल हम के चलते अभी तक हम लोग घोषणा नहीं कर पाए हैं। इसमें हमारी ही कमजोरी मानी जाएगी कि हम लोग अभी तक कैंडिडेट वहां पर अभी तक नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल हो सकता है कि हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बिल्कुल। चलिए अरुण जी आपके पास आएंगे। आपने सुना कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो सीधे तौर पर और बहुत अच्छे से ईमानदारी से वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हम लोग गलती कर रहे हैं और हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा अकेले कांग्रेस तो भुगतेगी नहीं, इंडिया गठबंधन भी भुगतेगी, साथ में आरजेडी भी भुगतेगी। देखिए सौरभ जी, उनका पर्सनल व्यक्तिगत जो राय है तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है और इंडिया गठबंधन का मानना है कि लड़ाई जो है मुद्दा बनाम केंद्र सरकार है, मोदी है। हमने सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन लोगों ने जिस प्रकार से बिहार को हत्या, अपहरण, लूट और पलायन पे मजबूर कर दिया, इस पर तो जवाब देना चाहिए। सुमित जी प्लीज ऐसे अरे इस पर तो ये जवाब नहीं देंगे। सुमित जी आपसे सवाल नहीं किया तो सौरभ जी अरुण जी को भी समझा दीजिए, सौरभ जी अरुण जी को भी समझा दीजिए कि दोबारा वो नहीं बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे तो फिर बोलूंगा। ठीक है आप शांत हो जाइए। होती है तो अरुण जी मुद्दा कुछ भी हो, लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन अगर आप पहले से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करेंगे, उनको पर्याप्त अगर समय नहीं मिलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए, तो आप अपने मुद्दे को जनता के पास पहुंचाएंगे कैसे? देखिए सौरभ भाई, आपका सवाल ठीक है, कुछ हद तक ठीक है आपका कहना, लेकिन संगठन जो है 365 दिन काम करती है। कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में लगे रहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, ओवरऑल इंडिया गठबंधन का, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और जो भी उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार जाएंगे। ये ऐसी नहीं कि ये जो बड़ी चुनाव है और ये सारा चीज 1 मिनट में अब कौन उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे तो जनमानस में चला जाता है। आज के दौर में इतना फास्ट है हर क्षेत्र में, सोशल मीडिया से लेके या फिर जो भी माध्यम है। और तेजी तो आप लोगों ने दिखाई थी, तेजी तो आप लोगों ने दिखाई थी। हमारे कार्यकर्ता कहीं ठीक है, मानते हैं इस बात को, लेकिन संगठन बैठा हुआ नहीं रहता है ना किसी का भी। संगठन तो अनवरत 5 साल काम करता है ना। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया अरुण जी। और नहीं, मैं समझ गया आप लोगों का जो संगठन है वो काफी मजबूत है और वो 365 दिन काम करते रहता है। चलिए मान लेते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है 10 दिन के बाद भी अगर उम्मीदवार का लिस्ट आप जारी करें तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, बड़ी पार्टी है। लेकिन एक बात बताइए, मेरे पास जो खबरें आ रही है या जो 6 नाम हमने बताया उसमें 3-4 नाम तो नेता पुत्र के मतलब नेताओं के बेटे का ही है। तो परिवारवाद को एकदम मतलब नहीं होता है, खत्म तो बिल्कुल नहीं करना है, उससे चारों तरफ से लिपट जाना है। अखिलेश सिंह का बेटा, महेश्वर हजारी के बेटे, ठीक है, मीरा कुमार के बेटे, तो ये सब आएंगे तो फिर आप कैसे फिर परिवारवाद को लेकर और ज्यादा आप हमलावर हो सकते हैं बीजेपी पर या फिर चिराग पासवान पर? नहीं, तो ये तो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की है। जब सबसे ज्यादा परिवार और वंशवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग, भ्रष्टाचार की बात करेंगे एनडीए के लोग, बलात्कार की बात करेंगे एनडीए के लोग, सबसे ज्यादा बलात्कारी एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में। आप देख रहे हैं सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये जो लिस्ट जारी होने वाली है अरुण जी, ये जो कांग्रेस की लिस्ट जारी होने वाली है, इसमें जो नाम आने वाले हैं
वो क्या है फिर? वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, देखिए, आने दीजिए सौरभ जी। निश्चित रूप से जो भी उम्मीदवार सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी अब सोशल एक्टिविटी होगी, समाज के प्रति वो समर्पित होंगे, संगठन बता से जुड़े दीजिए ना। होंगे। अंशुल कुमार को आपने देखा है कभी कांग्रेस का झंडा उठाए हुए? अंशुल कुमार को आपने देखा है कभी? आप भी राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, पटना में रहते हैं, आपने कब देखा है उनको? आपके सहयोगी पार्टी है। मानते हैं आप, और प्रत्यक्ष रूप से वो भूमिका में होंगे। ऐसा नहीं कि मीरा कुमार के पुत्र हैं और उनका पूरा जो है परिवार राजनीति में है, सोशल एक्टिविटी में है, तो निश्चित रूप से कोई ऐसी बात नहीं है कि अब प्रत्यक्ष रूप से ही सामने आ जाए। आपने देखा कई ऐसे हैं, अलग अलग भूमिका है, निभाते हैं। अगर आप चलिए ठीक है, हम समझ गए, तो निश्चित रूप से अगर आपके परिवार में जो दिलचस्पी रखते होंगे पत्रकारिता जगत से, तो अभी से ही आपके मतलब लेकिन अरुण जी उनको डायरेक्ट टिकट नहीं दिया जाता है। अगर कोई रुचि भी रखते हैं ना तो पहले उनको ग्राउंड पर काम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन डायरेक्ट उनको नहीं होता है। पैराशूट से वो लैंड किए और उनको लोकसभा का टिकट मिल गया। मुझे भी बोलने दिया जाए। कृष्णकांत जी, अब आप ही की बारी है। ठीक है, आपका मानना है, लेकिन अंततः तो तय जनता को ही करना है, जनता की अदालत में ही ना। जनता तो वही अरुण जी आपने बिल्कुल सही बोला कि जनता ही तय करेगी, लेकिन जनता अगर वैसे उम्मीदवार को हरा देगी तो नुकसान किसका होगा? इंडिया गठबंधन का होगा, आरजेडी का होगा, कांग्रेस का होगा। उस समय आप लोगों को ये आप लोग प्रायश्चित करेंगे कि हमने गलती कर दी। तो उम्मीदवारों का चयन सबसे बड़ी बात होती है ना। सौरभ भाई, कोई भी दल चयन में ऐसा आपको लगता है कि वो हर चीज पर ध्यान नहीं रखता हो? ऐसा बात थोड़े है कि किसी भी कैंडिडेट को हम मैदान में उतार रहे हैं। इस बार खास करके आप देखेंगे इंडिया गठबंधन एक सीट पर और ठोक बजाकर, सोच समझकर कैंडिडेट उतारा जा रहा है, जो कि हमारा पार्टी के मुंह में है। अरुण कुमार जी की मजबूरी है वो गाल से दीवार उठाने का, वो मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। मैं सौरभ जी, मैं 2 मिनट मैं भी बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। कृष्णकांत जी, आपसे मेरा सवाल ये है, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, कितना नफा और कितना नुकसान होगा अगर 6 सीटों का ऐलान होता है? कुछ देर में लगता है हो जाएगा और 6 उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे, लेकिन जो नाम हम लोग शुरू से चला रहे हैं या जनता के सामने रख रहे हैं या दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तो अगर वो नाम आ जाते हैं लिस्ट में तो इसका कितना नुकसान और कितना नफा? सौरभ जी, जहां तक मुझे, जो मैं एनालिस्ट किया हूं, कमलेश जी बहुत हद तक बहुत सही बात बोले। ऐसे बहुत कम प्रवक्ता होते हैं जो अपनी बातों को और सही तरीके से रखते हैं, लेकिन जो कहते हैं एक रस्सी जल गया बल नहीं गया। पिछले चुनाव से सबक नहीं लिया कांग्रेस। जिस तरह से पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि अपने पुत्र मोह में उन्होंने अपनी टिकट जो है उस रालोसपा से एक टिकट मिल गया था उनके बेटे को, पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमारे जो अखिलेश सिंह जी है, उनको मिल गया था, जिस वजह से वहां का चुनाव और जनता में और खासकर कार्यकर्ता में जो रोष था उसका असर हमने देखा कि कैसे एक आप किसी को पहले एमएलए का चुनाव जिता लो, पहले निगम पार्षद, सीधा चांद पे आप पहुंचाने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि उसको पहले पॉलिटिक्स का एबीसीडी आता है या नहीं आता है। इस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से परिवारवाद का जो मोदी जी जो बीच खुले मंच से जो बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन जो परिवार मंच, उसके बावजूद भी आदमी उससे सबक नहीं लेता है। ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस जाल पे बैठे उसी को काटने वाली बात कालिदास की स्टाइल हो गया ये तो, क्योंकि इससे बहुत जनता में बहुत ज्यादा, सौरभ जी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक मैसेज जाएगा जनता में, और इसका नुकसान जो टीम अरुण कुमार जी, जो आरजेडी लास्ट टाइम बहुत अच्छा की थी, 100 सीट लिया था कांग्रेस ने, आपने देखा कि 20 सीट मात्र जीत के आई थी, जिससे बहुत बड़ा गठबंधन को नुकसान होता है। ये सीटें लेना आसान होती है, सीटें को जस्टिफाई करना और को जीतना बहुत मुश्किल काम है, और इसका सबक जनता देगी कांग्रेस को। चलिए सुमित जी, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि बिहार में कुछ सीटों पर वॉकओवर मिल चुका है आप लोगों को?
लड़ाई के देखिए, निश्चित पहले रूप से ही जीत तय हो चुकी है। देखिए, बिहार की ही बात नहीं है, पूरे देश की अगर बात करेंगे तो 2014 के बाद हमने जिस प्रकार से काम किया तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो धूल चाटने के लिए मजबूर हो चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने योजनाओं पर कार्य किया। हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं, जिस प्रकार से हमने मातृत्व वंदन योजना, जिस प्रकार से हमने स्वच्छाग्रह से संबंधित योजनाएं, 34 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा, 34 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से हमने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में लाभान्वित करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया, तो कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना सौरभ जी और सभा जी, ये समझना है कि कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या जब आई तो उस समय कहीं ना कहीं जब पूरा देश जो है वो इतना मतलब आश्चर्यचकित था कि कौन कहाँ जाए क्या करे, उस जैसी समस्या में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जिस प्रकार इस बड़ी विपदा को संभाला और सबके साथ सबके विकास के लिए लगातार मिल करके जिस प्रकार से काम किया, और जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखेंगे कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे मध्यम तबके से आने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा हो, चाहे ठेला चलाने वाले व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति हो, सभी लोगों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता कराई गई। और जो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में जिस प्रकार की जो अनियमितताएं वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं पूरे देश को लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व जो है वो लोगों ने स्वीकारा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को अनाज आदि जो सुविधाएं हैं, इनके लिए हो सकता है कि कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल के लिए ये 5 किलो जो अनाज जो है वो हो सकता है कि महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर एक व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं कर पा रहा है अथवा किसी कारण से किसी मजबूरी बस उसके घर में भोजन और अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके घर भी इस बात को सुनिश्चित कराया गया कि अनाज पहुंच जाए, और वो भी गरिमामय तरीके से, सम्मान पूर्वक तरीके से। तो ये सम्मान पूर्वक तरीका जो हमने अपनाया उनके लिए, इस पर जाकर के कहीं ना कहीं हम आज 400 प्लस सीट की बात करते हैं। आर्टिकल 370 का हटाया जाना ये हो सकता है कि किसी एक दल के लिए, चाहे आरजेडी के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे किसी भी दल के लिए, ये हो सकता है कि छोटी बात है, परंतु उन कश्मीर के ब्राह्मणों से पूछिए, और जो पूरा देश जो है एक तरफ जिस प्रकार से चाहता था कि आर्टिकल 370 हटाया जाए और भारत को एक तरीके से उस तरीके से हम आगे बढ़ाने का काम करें, जो आदिकाल में भारत की जो प्रासंगिकता थी उस स्थान पे भारत को पहुंचाने का काम किया जाए। इंडी अलायंस के समय में तो लगातार आपने देखा होगा कि बॉम्ब विस्फोट आदि की घटनाएं होती रहती थी। और रही बात इनके नेताओं की, तो इनके नेता जो हैं हमेशा से जब भी ये लोग जीते हैं तब ये उदासीन रहे हैं आम जनता के लिए। आम जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। संगठित अपराध पूरे बिहार में बढ़ गया, बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, तीनों ही अपने आप को फलीभूत महसूस करते हैं जैसे ही आरजेडी सत्ता में आती है, और बार बार इनके प्रवक्ता भड़क जाते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन इनको सुनना चाहिए। कम से कम अगर मैं इनकी बात सुन रहा हूँ तो इनको भी मेरी बात सुननी चाहिए। एक दलित माँ को गाली दी जाती है सौरभ जी, एक दलित माँ को गाली दी जाती है, जवाब तो देना पड़ेगा ना ऐसे लोगों को। सुमित जी माफ कीजिएगा, आज वो टॉपिक नहीं है, वो चर्चा हम लोग दूसरे दिन करेंगे, वो विषय नहीं है आज का। ठीक है अरुण जी, ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ठीक है आपके नेता जो हैं वो काफी सीरियस है और पूरी जोर शोर से वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, अपनी जो उनकी उपलब्धि है 17 महीनों का वो भी जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर आपका सहयोगी पार्टी में वो सीरियसनेस नहीं रहे तो नुकसान तो ज्वाइंट होगा ना, सबको होगा नुकसान, और उसमें आरजेडी को भी होगा। जिस तरीके से अरुण जी बताइए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरा कमान संभाल लिया है चुनाव प्रचार का, अकेले वो एक दिन में 5-6 सभा कर रहे हैं, तो वो सीरियसनेस बाकी जो सहयोगी पार्टी हैं उनके नेताओं में भी तो दिखनी चाहिए। बिल्कुल दिख रहा है सौरभ जी, आप कोई आवाज बंद कर लीजिए, कहीं कोई बैंड बाजा टाइप का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। मेरे तरफ से ही आ रहा है। अच्छा ठीक है अरुण जी, आपके पास हम आ जाएंगे, कमल जी के पास चलते हैं, आपसे यही सवाल का जवाब हम दोबारा ले लेंगे। कमल जी ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि जो सीरियसनेस आरजेडी के तरफ से दिखाई जा रही है, सबने देखा, हालांकि
विरोध भी कई लोगों ने किया कि लालू प्रसाद यादव लिस्ट जारी होने के पहले उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं, उनको घर बुलाकर सिंबल दिया जा रहा है। इस बात का विरोध भी हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो ठीक था? या जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस स्प्लिट के साथ वो सहयोगी पार्टी, चाहे वाम दल की बात हो या कांग्रेस की बात हो, तो वो सीरियसनेस दूसरी पार्टी में नजर नहीं आ रहा। सौरभ जी, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सौरभ जी। हमारे जो भी डेलीगेट्स हैं और जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है, मतलब मैं जहां भी तेजस्वी जी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, वहां एक कैंपेन हम लोग का भी रहता है जिसमें हमारे भी नेता वहां शामिल होते हैं और उन्हें भी बोला जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको प्राथमिकता दी जाती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी के शीर्ष पे हैं, तो तेजस्वी जी की हम लोग ज्यादा देखते हैं कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमारे जो भी साथी दल हैं उनका भी प्रतिनिधित्व वहां रहता है उपस्थित, और वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं। इसमें से कहीं हम लोगों को नहीं है कि हम लोग कहीं कमजोरी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। चलिए सुमित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बार बार रोजगार के विषय में बात करते हैं। मैं इनको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एक यूरोपियन कंट्रीज के साथ भारत का एक सम्मेलन होता है, जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है जिसको साइन किया गया, जिसके तहत एक साल में $100 अरब का निवेश भारत में, और उसके अलावा $100 अरब के निवेश के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से एक साल में 10 लाख नौकरी जो है वो उसका किस प्रकार से सृजन किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। आज भारत जब जीडीपी के दृष्टिकोण से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना है और पीपीपी के दृष्टिकोण से 3री सबसे बड़ी जीडीपी बना है, और 27 लाख करोड़ रुपया जो है वो पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लेकर के आया गया है। 46 करोड़ लोगों को ऋण प्रदान करने का काम किया गया है, और इसके अलावा 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय हमने खोले हैं। तो इसीलिए तो हम देश की यशस्वी जनता को बता रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन मुद्दों से बचने के लिए लगातार ये जो आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी के नेता, ये पहली बार नहीं है सौरभ जी की ये बीच में बोल रहे हैं, प्रत्येक डिबेट में इनका यही आदत है, तो इसीलिए बीच में बोलना पड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सभ्य वातावरण में अगर हम बात करते हैं तो लोगों को पता चलेगा, बिहार की आम जनता को पता चलेगा, बिहार के गरीबों का उत्थान होगा, बिहार की उन्नति होगी, बिहार की तरक्की होगी। लेकिन लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन तेजस्वी जी ने क्या किया है? लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया, ये क्रेडिट चोरी करते हैं, ये दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करते हैं। कहावत है ना, अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई, तो ये कहीं ना कहीं बच्चा चुराने वाले हैं। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इनकी जमीन जो है वो खिसक चुकी है, पूरा बिहार देख चुका है। इनका मौन समर्थन कैसे बताता है कि ये एक माँ को गाली देने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। कभी बिहार की माताओं बहनों की भी तो बात होनी चाहिए, बिहार की उन्नति और तरक्की की भी तो बात होनी चाहिए। शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की भारतीय जनता पार्टी ने, अपराधियों को समाप्त करने की बात की भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर तो तुलनात्मक अध्ययन ये करेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आज तो बिहार की जनता जो है वो तय करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि पार्टी में गुंडे की, गुंडों की पार्टी, ये भी तय करने में वो परेशान हो जाते हैं। बाहुबलियों को एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को टिकट देने की परिपाटी किस पार्टी ने प्रारंभ की है? पूरा बिहार देख रहा है ना इस बात को, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे अरुण जी। ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है, फाइनल कमेंट हमें भी देने दीजिए सौरभ जी प्लीज। जी बोलिए। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जो जिस तरह से लड़ाई सुमित जी की और जिन प्रवक्ताओं की हो रही है, इससे ये निष्कर्ष नहीं है, हर पार्टी उसी ढंग से अपने ही गलतियां खुद करती है, पर सामने वाली पार्टियों में बस आरक्षण लगाती है कि ये है, बट अपना झांक कर नहीं देखती है कि वो कितने ऐसे लोगों को, भूमाफियाओं को 17 महीने का काम किया थे। 17 महीने का सरकार रही, बाकी सरकार जो रही वो बीजेपी और जेडीयू की रही। लेकिन आप आरोप लगाते हैं कि भूमाफिया आ गया, तो भूमाफिया आ गया, आप जेल भेजो आप, ठीक है। ये सब चीजें जो है सुमित जी, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। आपका ही रूल बनाया हुआ है कि बीच में नहीं बोलना है ना, नहीं कृष्णकांत जी, तो रूल को फॉलो कीजिए प्लीज, रूल को फॉलो कीजिए। हाँ,
तो भाई सौरभ जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो अहम मुद्दा जो है कांग्रेस की लिस्ट का जो आने वाला है, उस पे यदि ये जो लिस्ट जो अंदाजा लगाया जा रहा है यदि ये आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। सभा आपने देखा कि सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक लिस्ट नहीं आई है और 6 उम्मीदवार की लिस्ट नहीं आई है, और जबकि बिहार में कांग्रेस जो है वो मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अभी तक केवल 3 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस के तरफ से किया गया है। 6 उम्मीदवार अभी भी बचे हुए हैं। निश्चित रूप में समस्तीपुर, जहां मुझे लगता है कि तीसरे चरण में चुनाव होना है और 13 मई को चुनाव होगा, चौथे चरण। तो निश्चित रूप से जो उम्मीदवार आएंगे उनको कैंपेनिंग के लिए काफी कम वक्त होगा और इससे नुकसान जरूर होता है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा तो आप जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे जनता के बीच, और अपनी मुद्दों को आप रख सकते हैं। तो अगर आप पहले से नहीं है, बिहार में आपने देखा होगा 2019 में मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती थी, किशनगंज की, बाकी 39 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में गई थी। तो जिस राज्य में आप पहले से, जिस राज्य में आप पहले, वो इंडिविजुअल जीता गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ जो 1 सीट निकली थी वो भी उनकी अपनी खुद की सालों भर की मेहनत का था। यदि कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो वो भी सीट नहीं निकलना था। तो वही मैं कह रहा हूं सभा कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो भी उस राज्य में जहां पहले से नहीं है, अगर 2019 का रिकॉर्ड देखेंगे तो 2019 में आप नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप पूरे महागठबंधन को अगर आप देखेंगे तो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि इसका नुकसान जो है वो लोकसभा चुनाव में जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सहमत हूँ इसकी। दरअसल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में काफी देर कर दिया है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें जनता के बीच जाने का मौका भी कम मिलेगा, जिस वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि इससे एनडीए गठबंधन को फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।